नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सक्सेना। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नई वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ व्रत, अर्धव्रत, व्रतखंड एवं त्रिज्यखंड, यानी कि सर्किल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, सर्किल से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस रहती हैं वो, और सर्किल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रमेय रहती हैं वो, और सर्किल से रिलेटेड फार्मूलाज आज हम इस शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। फार्मूलाज को रिवीजन की दृष्टि से भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर कोई वो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन जिन्होंने अभी करना शुरू किया है उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। आप वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। व्रत, अर्धव्रत, व्रतखंड एवं त्रिज्यखंड, फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले बात आती है व्रत में जीवा क्या होती है। व्रत में जीवा क्या होती है? जीवा क्या होती है? कॉर्ड। व्रत की परिधि पर स्थित, व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो ये जो व्रत है आपको दिख रहा है, ये व्रत है। इस व्रत में जीवा है ए बी। इस व्रत में जीवा है ए बी। नेक्स्ट आता है व्यास, डायमीटर। इसको जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है व्यास, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को व्रत का व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यानी कि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल्स टू ए बी। इसमें जो डायमीटर है वो ए बी डायमीटर है। ए बी इसमें डायमीटर है। नेक्स्ट आता है परिधि। परिधि क्या होती है? सर्क्यूमफेरेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। परिधि को सर्क्यूमफेरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। व्रत की परिक्रमा करने में तय की गई अधिकतम दूरी व्रत की परिधि कहलाती है, या व्रत की कुल परिसीमा व्रत की परिधि कहलाती है। यानी कि ये जो लाइन जिससे हम सर्किल बनाते हैं ये ही पूरी परिधि होती है, इसी को परिधि कहते हैं। नेक्स्ट आता है चाप, आर्क, जिसको इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। चाप क्या होता है? व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को व्रत का चाप कहते हैं। व्रत क्या लिखा है? व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को व्रत का चाप कहते हैं। अब दो बिंदुओं, एक ये ए है ये, और एक ये बी है, तो ये जो एरिया हो गया इसके बीच का, इसको आर्क बोलते हैं, इसको चाप बोलते हैं। ये चाप है ए बी। ये चाप है आपके सामने ए बी चाप है। नेक्स्ट आता है सेगमेंट ऑफ सर्किल, यानी कि व्रतखंड। व्रतखंड क्या होता है? व्रतखंड के बारे में देखते हैं। व्रतखंड क्या होता है? जब व्रत की कोई जीवा व्रत को दो भागों में बांटती है तो प्रत्येक भाग व्रतखंड कहलाता है। छोटे भाग को लघु व्रतखंड और बड़े भाग को दीर्घ व्रतखंड कहते हैं। यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्किल, कोई भी एक रेखा से, कोई भी एक लाइन से व्रत को दो भागों में बांट दिया। नंबर एक, ये नंबर एक हो गया, और ये जो बांट दिया ये नंबर दो हो गया। तो नंबर दो हो गया दीर्घ व्रतखंड, यानी कि जो बड़ा हिस्सा है वो दीर्घ व्रतखंड और जो छोटा हिस्सा है वो लघु व्रतखंड। नेक्स्ट आता है सेक्टर, त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं और हिंदी में त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो क्या होता है त्रिज्यखंड? देखते हैं। व्रत की चाप तथा चाप के दोनों अंतिम बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर बना भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी कि अभी हमने ये चाप पढ़ा था, तो चाप क्या होता है? सिर्फ परिधि पर बना हुआ हिस्सा होता है, वो चाप होता है। बट त्रिज्यखंड में क्या होता है? त्रिज्यखंड में ये जो चाप के पॉइंट्स थे, ये जो चाप के, एक ये पॉइंट था और एक ये आपका ये पॉइंट था, तो इसको सेंटर से, इसको व्रत के केंद्र से मिला दिया तो ये आपका त्रिज्यखंड तैयार हो गया। इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। नेक्स्ट देखते हैं त्रिज्यखंड के बाद। व्रत की स्पर्श रेखा। व्रत की स्पर्श रेखा क्या होती है? देखते हैं। व्रत की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, वह रेखा जो व्रत को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी कि कोई भी वो रेखा जो व्रत को स्पर्श करती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। इसको इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। ये एक व्रत है, ये एक व्रत है आपके सामने, और इस व्रत को स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। नेक्स्ट आता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर कोई वृत्त खींचा जाए तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक कोई चतुर्भुज है और उसके चारों जो शीर्ष हैं ए बी सी डी और इनको टच करता हुआ एक सर्किल अगर वृत्त बनाया जाता है तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब हम देखेंगे वृत्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। वृत्त को दो बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। इफ यहाँ पे दे रखा है कि अगर ये जो ए बी है, ये जो आपका ए बी है, ये ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, यदि मतलब इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। अगर चाप बराबर हैं तो एंगल बराबर होंगे। दूसरी इसमें सिचुएशन, इफ अगर एंगल बराबर हैं तो चाप बराबर होंगे, यानी कि वाइस वर्सा होता है, ये विपरीत होता है। अगर एंगल बराबर हैं तो चाप बराबर होंगे, अगर चाप बराबर हैं तो एंगल बराबर होंगे। नेक्स्ट नंबर 2 आता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र से ये जो जीवा ए बी है, जीवा ए बी पर एक लंब डाला जाता है ए सी, तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा। ये ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये दो बराबर भागों में बांटेगा। नेक्स्ट, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि कोई 3 ऐसी बिंदुएं हैं जो कि असंरेख हैं, यानी कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगर इससे पूछा जाए कि इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो कि तीनों बिंदुओं को कवर करे, तीनों बिंदुओं पर होकर गुजरे, तो वो सिर्फ एक खींचा जा सकता है, सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त बनाया जा सकता है, जैसा कि ये आपके सामने बना हुआ है। 3 बिंदु हैं ए बी सी, इनसे होकर सिर्फ एक वृत्त बनाया जा सकता है। नंबर 4 आता है, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। एक कोई वृत्त है जिसमें कि जीवा है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। अगर बता रखा है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, अगर बता रखा है कि ए बी और सी डी बराबर हैं, तो जो केंद्र है ओ से उनकी दूरी ओ पी ओ क्यू के बराबर होगी। अगर ये ऐसा है देन ये ऐसा होगा। ये भी वाइस वर्सा होता है। अगर उनके केंद्र से उनकी दूरी बराबर है, अगर केंद्र से उनकी दूरी बराबर है तो देन उनकी लंबाई भी बराबर होगी, जीवाओं की लंबाई बराबर होगी। नंबर 5, जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी कि कोई एक वृत्त है, उसकी जीवा है VC, तो उसके केंद्र पर बना कोण, केंद्र ये O है, O पर बना कोण दुगुना होगा, किसका? परिधि पर बने कोण का, उसी जीवा से परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का। अब परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है? BAC, परिधि पर बन रहा है BAC। यानी कि अगर यहाँ पे अगर बोला जाए, यहाँ पे अगर हम एंगल के टर्म्स में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BOC। अब बताइए BAC BOC के बीच क्या संबंध होगा? BAC और BOC के बीच क्या संबंध होगा? BAC अगर थीटा है तो BOC 2 थीटा होगा। यानी कि BOC जो है वो इसका 2 गुना होता है, नेक्स्ट आता है नंबर 6। नंबर 6 क्या बोलता है कि वृत्त की परिधि पर बने एक ही जीवा से AB, कोई एक जीवा है AB, उससे वृत्त की परिधि पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर 2 कोण बना रखे हैं, अगर यहाँ पे कोई तीसरा कोण भी अगर बनाया जाता है ये, और अगर ये चौथा कोण भी बनाया जाता है ये, अगर हम इसका नाम Z देते हैं और इसका नाम W देते हैं, तो ये सब आपस में बराबर होते हैं। W इज इक्वल्स टू X इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू Z। यानी कि एक जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर कितने भी कोण बनाए जाएं उनका मान हमेशा बराबर होता है। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7
अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इंपॉर्टेंट है ये कि अर्धवृत्त में, यानी कि उसके सेंटर, यहाँ पे अगर सेंटर O है, सेंटर से होने वाली जो भी एक रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास। ए बी क्या है, ए बी व्यास है, ए बी व्यास है। तो यानी कि आधे वृत्त में अगर कोई ट्राइंगल बनता है, आधे वृत्त में अगर कोई ट्राइंगल बनता है तो उसका, तो वो हमेशा समकोण बनेगा। एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू ऑलवेज, हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा समकोण होगा, हमेशा समकोण होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्या बोलता है कि दीर्घवृत्त में बना कोण न्यून कोण होता है। दीर्घवृत्त में बना कोण, दीर्घवृत्त से क्या मतलब है, ये O सेंटर है और जो बड़े हिस्से में बना कोण, यानी कि वृत्त का अगर हम ए बी एक चाप लेते हैं, ए बी अगर हम चाप लेते हैं ए बी, तो जो बड़ा हिस्सा है वो दीर्घवृत्त हो गया और जो छोटा हिस्सा है ये वाला, ये लघुवृत्त हो गया और ये पूरा जो है ये दीर्घवृत्त हो गया ये। तो दीर्घवृत्त में बना कोण हमेशा न्यून कोण होता है, दीर्घवृत्त में बना कोण न्यून कोण होता है। इसको हम C लेते हैं, यानी कि दीर्घवृत्त में बना कोण BAC इक्वल्स टू हमेशा न्यून होगा, यानी कि लेस देन 90 होगा, लेस देन 90 होगा। सॉरी ये गलत होगा, मोर देन का साइन हो गया, लेस देन 90 होगा हमेशा, 90 से छोटा बनेगा। नेक्स्ट नंबर 10 क्या कहता है, लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है। लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है। जैसा हमने देखा कि ए बी एक व्यास, ए बी एक चाप है, ए बी एक चाप है, तो इस चाप से जो अभी तक बना रहे थे हम वो दीर्घ वृत्तखंड में बना रहे थे, लेकिन लघु यानी कि छोटे वृत्तखंड में, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये छोटा वृत्तखंड है, इसमें जो बनेगा कोण वो अधिक कोण होगा। इसमें जो बनेगा कोण ACB वो मोर देन 90 होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा, यानी कि अधिक कोण होगा। अधिक कोण की परिभाषा होती है 90 से अधिक। कुछ नेक्स्ट 10 नंबर क्या बोलता है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी एक चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज का मतलब एक वृत्त के अंदर एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों पॉइंट्स ABCD वृत्त की परिधि पर टच करते हो, ABCD, तो उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो उनका जो ऐड होता है, आमने सामने के कोणों का योग जो होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C ऑलवेज 180 होता है और एंगल B प्लस एंगल D ये भी ऑलवेज 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट 11 नंबर, यदि कोई स्पर्श रेखा PQ, यदि कोई स्पर्श रेखा PQ, यदि कोई स्पर्श रेखा PQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, कोई स्पर्श रेखा है PQ, ये वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, तथा कोई जीवा AC हो तो वृत्त की जीवा AC द्वारा स्पर्शी के साथ बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। देखते हैं कैसे। कोई एक ये स्पर्श रेखा है, कोई एक ये स्पर्श रेखा है PQ, स्पर्श रेखा PQ है, और कोई एक जीवा है AC, AC कोई एक जीवा है, AC कोई एक ये जीवा है, तो वृत्त की जीवा AC द्वारा, वृत्त की जीवा AC द्वारा स्पर्श रेखा पे जो एंगल बन रहा है, स्पर्श रेखा पे एंगल कौन सा बन रहा है, ये X, ये जो बन रहा है X एंगल है ना, इसके साथ बने कोण, इसके साथ बने कोण एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है, यानी कि ये जो उसके साथ ये जो बना कोण X जो है ना, तो ये एकांतर खंड में बना कोण ये हो गया Y, ये X और Y हमेशा बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, X हमेशा Y के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 12 नंबर, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई एक वृत्त है, उसके दो ये स्पर्श बिंदु हैं P और Q, किसी एक पॉइंट A से, किसी एक पॉइंट A से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ये और एक ये, तो ये हमेशा लंबाई में बराबर होंगी। ये जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है ये हमेशा ही बराबर होगी, यानी कि AP ऑलवेज बराबर होगी AQ के, AP ऑलवेज बराबर होगी AQ के। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है,
यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर दो छेदक रेखाएं PB तथा PD खींची जाएं तो क्रमशः A तथा C से होकर जाएं तो, अच्छा कोई एक व्रत है, उस पर एक ये बाहर बिंदु ले लिया गया P, एक ये बाहर बिंदु P ले लिया गया। P से अब दो छेदक रेखाएं खींची। अभी तक बात कर रहे थे हम स्पर्श रेखा, ये P को स्पर्श थी, ये PA स्पर्श थी, ये AQ स्पर्श थी, लेकिन अब बात आएगी छेदक रेखाएं, यानी कि जो व्रत के अंदर से होकर गुजरे। एक P से PB खींची गई छेदक रेखा और एक P से PD खींची गई, और ये A पर यहाँ पर काटती है और ये वाली यहाँ पे C पे काटती है। तो ये थ्योरम होती है PA, ये वाला सेक्टर PA इंटू PB टोटल पूरी सेम इज इक्वल्स टू होगी PC इंटू PD, यानी कि ये जो सबसे पहले जो बाहर वाला होता है PA इंटू पूरी PB इज इक्वल्स टू फिर बाहर वाली इधर PC इंटू पूरी PD। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट 14 नंबर क्या बोलता है, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT खींची जाए तथा एक छेदक रेखा PAB खींची जाए तो, देखते हैं अब इसमें दोनों की बात की जा रही है कि एक ये जो P पॉइंट लिया है, P से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है PT, और एक छेदक रेखा है जो कि PB है, जो कि A और B पर टच करती है वृत्त को। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि ये जो स्पर्श रेखा है PT, इसका स्क्वायर हमेशा बराबर होता है PA बाहर इंटू टोटल PB। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी इधर इंटू की बात आ रही है तो PA यानी कि बाहर वाला हिस्सा और PB यानी कि पूरा, ना कि ये अंदर वाला। एक बार में आधा इधर ये बाहर वाला हिस्सा और एक बार में पूरा PA इंटू PB, PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। सेम इसमें 13 में था कि पहले बाहर वाला हिस्सा फिर पूरा लेंगे, ना कि अंदर वाला। ये अक्सर गलती होती है कि PA इंटू AB लिखते हैं लोग, ऐसा नहीं है, PA इंटू PB पूरा लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्या है, यदि दो वृत्त परस्पर एक बिंदु पर स्पर्श करते हो तो तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक व्रत, यदि दो व्रत परस्पर एक बिंदु पर स्पर्श करते हो, कोई भी दो व्रत हैं वो परस्पर एक बिंदु पर यहाँ पर ये स्पर्श कर रहे हैं, ओ डैश सेंटर वाले दो व्रत एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, तो इनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं ये पूछा जाता है। तो एक हमने यहाँ पर पॉइंट लिया P से एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है PT, और P से एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है PR, और एक स्पर्श रेखा इन दोनों के बीच में खींची जा सकती है ये, यानी कि तीन स्पर्श रेखाएं ऐसी खींची जा सकती हैं जो दोनों को टच करेंगी। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तीन स्पर्श रेखाएं, ऐसी तीन स्पर्श रेखाएं जो कि कॉमन होंगी, उभयनिष्ठ होंगी, जो कि कॉमन होंगी, यानी कि दो वृत्त जब एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं तो उनसे तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक बिंदु पर टच करने वाले दो वृत्तों से होकर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट आता है 16 नंबर, दो वृत्त एक दूसरे से D दूरी पर हैं, यानी कि एक वृत्त है जिसका सेंटर है O, एक वृत्त है जिसका सेंटर है O, और एक वृत्त है जिसका सेंटर है O डैश। O और O डैश के बीच की दूरी है D। इन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई MN, इन पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि दोनों को टच करती हुई एक स्पर्श रेखा MN खींची गई। इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। अब ये MN जो स्पर्श रेखा खींची गई इसकी लंबाई क्या होगी, MN इज इक्वल्स टू अंडर रूट D स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी कि MN इज इक्वल्स टू अंडर रूट D स्क्वायर, यानी कि इनके बीच की दूरी का वर्ग माइनस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि MN स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। MN निकालने के लिए अब इसमें या तो आपसे MN निकलवाया जा सकता है, या उनके बीच की दूरी D निकलवाई जा सकती है, या फिर कोई एक त्रिज्या निकालने के लिए बोली जा सकती है।
जाहिर सी बात आपको दिख रहा होगा इसमें 1 2 3 4 टर्म दी रखी है, 4 में से कोई 3 आपको एग्जाम में दी होंगी और क्वेश्चन में 3 दी होंगी और एक आपको निकालने के लिए बोली जा सकती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अभी हमने देखा था दो वृत्त एक दूसरे से दूर थे, फिर उनके बीच की दूरी और उनके ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात कर रहे थे, लेकिन अब आती है कि दो वृत्त एक दूसरे को ओ डैश वाले ये स्पर्श कर रहे हैं, ये एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, इन पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि एक कॉमन स्पर्श रेखा खींची गई पी क्यू। तो इसमें ये संबंध निकालते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। ओ डैश इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट R1 R2, 2 अंडर रूट R1 R2। ओ डैश को जैसे कि हमने यहाँ पे D बोला था, अगर हम इसको D बोलते हैं, अगर हम इस दूरी को D मान लेते हैं तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R1 R2, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R1 R2, ये भी फॉर्मूला एक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मूला नंबर 18, दो वृत्त, अभी तक आ रही थी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अब आ रही हैं क्वेश्चन नंबर 18 में एक वृत्त है O, एक वृत्त है O डैश, और इनको तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिर्यक मतलब एक दूसरे को काटती हुई भी हैं और कॉमन भी हैं, ये स्पर्श रेखाएं कॉमन भी हैं, यानी कि जो MN है दोनों वृत्तों को टच कर रही है, PQ है वो भी दोनों वृत्तों को टच कर रही है, लेकिन वो तिर्यक हैं, वो एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या बनता है, MN यानी कि जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई, उसकी दूरी, उसको मीज़र करने के लिए क्या होता है, MN या फिर PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं MN स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। कुछ सिमिलर है ऐसे, कुछ इसकी तरह सिमिलर है, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहाँ पे R1 माइनस R2 हुआ था, यहाँ पे R1 प्लस R2 हुआ था। R1 माइनस R2 होता है तब जब सिर्फ कॉमन हो, सिर्फ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, लेकिन जब तिर्यक स्पर्श रेखा हो तो उसको R1 प्लस R2 कर देते हैं। नेक्स्ट 19 में क्या है कि कोई एक व्रत है O सेंटर वाला, और इसमें दो चाप खींचे गए हैं, एक ये और एक ये। तो इस चाप में ये जो दो हिस्से हैं, एक C एक D, इसमें दो हिस्से हैं, एक A और एक B। अगर हम इनको नाम दे देते हैं, अगर हम सपोज दैट इनको नाम देते हैं कि ये चाप है AB और ये चाप है CD, और ये P पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो व्यास क्या होगा, इसकी त्रिज्या या व्यास निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो व्यास क्या होगा, व्यास बराबर होगा अंडर रूट CP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, यानी कि जो चारों हिस्से हैं उनको स्क्वायर को ऐड करके उनका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा व्यास निकल आएगा, और जब इसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। अगर हमको त्रिज्या निकालनी है तो जस्ट इसका हाफ कर देंगे, जो सेम ऊपर लिखा हुआ है। नंबर 20 क्या कहता है, कोई एक व्रत है, उस पे दो उसके जो चाप हैं वो एक दूसरे को AB एक है और एक है DC जो कि P पर काट रहे हैं, एक है DC जो कि P पर काट रहे हैं। तो PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD, ये सिंपल होता है। अगर इस तरीके से दो चाप एक दूसरे को काटते हैं तो PA इंटू PB यानी कि उनके दो हिस्से इज इक्वल्स टू PC इंटू PD, ये सिंपल होता है। नेक्स्ट 21, अब दो व्रत हैं, एक व्रत है ये और एक उसके अंदर छोटा व्रत है, जो कि उसके केंद्र O से होकर गुजर रहा है, केंद्र O या फिर यहाँ पे Q दे रखा है, Q से होकर गुजर रहा है। तो इस मैटर में क्या होता है कि इनकी जो स्पर्श रेखाएं हैं ये बराबर होंगी,
इसकी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर होंगी, यानी कि पी टी बराबर होगा क्यू टी बराबर होगा आर टी, यानी कि आर टी बराबर, तो पी टी हम पहले पढ़ ही चुके हैं, ये आर टी बराबर पी टी हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि आर टी बराबर पी टी। लेकिन अगर कोई वृत्त के अंदर वृत्त बना हुआ है और उसकी भी स्पर्श रेखा बनती है तो वो भी बराबर होगी, क्यू टी भी बराबर होगी। नेक्स्ट 22 में एक एक चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है, एक चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, तो ए बी प्लस सी डी, ए बी यानी कि अपोजिट साइड का जो एडिशन होता है वो बराबर होता है, ए बी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी ए बी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी ए, अपोजिट साइड का जो जोड़ होता है वो बराबर होता है। नेक्स्ट 23 नंबर, दो व्रत जो कि बी पर स्पर्श करते हैं और उनके एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि ए सी है, जो कि ए और सी पर स्पर्श करते हैं। अब जब ए बी सी को मिलाकर ये जो ट्राइंगल बनाया जाएगा, ए बी सी को मिलाकर जो ये ट्राइंगल बनाया जाएगा वो हमेशा बी पर 90 डिग्री बनेगा, वो हमेशा बी पर जहाँ पर व्रत स्पर्श करेंगे वो एंगल बी ऑलवेज 90 ही बनेगा। नेक्स्ट 24, एक व्रत है, उसके अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया है ए बी सी डी, एक व्रत के अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया है ए बी सी डी, तो इसमें ए सी इंटू बी डी, यानी कि चतुर्भुज के ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी, ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू, यानी कि ए बी ये वाली भुजा इंटू सी डी सामने वाली भुजा प्लस बी सी और उसके सामने वाली भुजा ए डी। नेक्स्ट 25, एक कोई चतुर्भुज ए बी सी डी, एक कोई चतुर्भुज ए बी सी डी और उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है जो कि ई एफ जी एच पॉइंट्स पे स्पर्श करता है, जो कि एक जो तरफ ई पर, एफ पर, जी पर और एच पर इनको स्पर्श कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ए ई प्लस बी एफ, ए ई यानी कि ये वाला पोर्शन, ए ई प्लस बी एफ प्लस सी जी ये वाला पोर्शन प्लस डी एच, इन चार का योग किसके बराबर होता है, इन चार का योग होता है बी ई प्लस एफ सी प्लस जी डी प्लस एच ए, इनके बराबर होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट 26, 26 क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसके अंदर एक वृत्त बनाया जाता है और वृत्त के केंद्र से, जो भी वृत्त का केंद्र रहेगा उससे तीनों भुजाओं पर ये लंब डाला जाता है, ये और ये लंब डाला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या प्रमेय बनती है, आइए देखते हैं। ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, यानी कि ए डी ये वाला पोर्शन प्लस बी ई और प्लस सी एफ, ठीक, ए डी बी ई और प्लस ये सी एफ किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बी डी प्लस सी ई और प्लस ए एफ, यानी कि ये जो ग्रीन कलर के हमने तीन पोर्शन दे रखे हैं ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये बराबर होगा ये जो रेड कलर के पोर्शन है बी डी प्लस ई सी प्लस एफ ए, या फिर तीनों भुजाओं के योग के आधे के बराबर होगा, तीनों भुजाओं के योग के आधे के बराबर होगा 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट 27 नंबर क्या है, ये वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है। वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा होता है पाई आर स्क्वायर, याद रखेंगे, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर है इसकी त्रिज्या, ठीक है। अगर आर त्रिज्या है और डी व्यास है, डी इसका व्यास है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4।
अब आते हैं सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सेक्टर यानी कि जो अभी हमने बात की थी, वृत्तखंड जो होता है, वृत्तखंड है ये सेक्टर। इसमें एक चीज़ और अभी ऐड करते हैं, इसमें परिधि। अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें, परिधि, परिधि होती है 2πr, परिधि होती है 2πr। एरिया होता है πr², क्षेत्रफल होता है πr², परिधि होती है 2πr, परिधि होती है 2πr। तो अब जब इस वाले फॉर्मूला में आते हैं कि कोई भी आर्क है, कोई भी आर्क है तो उसकी उसकी हमको लंबाई निकालनी है। तो जितने भी एंगल से वो काट रहा होगा, लेंथ ऑफ आर्क, अगर हमको आर्क निकालनी है, अगर हमको आर्क निकालनी है तो जितने भी एंगल से काट रहा होगा θ/360 करेंगे। और ये परिधि वाला फॉर्मूला 2πr, यानी कि 2πr परिधि का जितना भी एंगल होगा उतना हिस्सा उसकी आर्क की लंबाई के बराबर होगा। अगर उसका एरिया निकालना है हमको, उस सेक्टर का एरिया निकालना है, ये जो सेक्टर आपको दे रखा है ये वाला, इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो भी सेम होता है। एरिया, अगर हमको एरिया निकालना है तो πr² होता है, एरिया का फॉर्मूला πr² बना रहेगा, और ये θ/360 का इसमें इंटू कर देंगे। सेम है, यानी कि परिधि निकालनी हो, एरिया निकालना हो, θ/360 का वो इंटू करेंगे। नेक्स्ट आता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये जो त्रिज्यखंड बना है AOBC, ये जो AOBC त्रिज्यखंड बना है, इसका अगर पूरा परिमाप निकालना हो तो ये हम तो निकाल ही चुके हैं, ये चीज़ तो हम निकाल ही चुके हैं कि 2πr इंटू थीटा इंटू 360, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, और प्लस 2r, प्लस 2r। नेक्स्ट 29 नंबर, 29 नंबर क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का ये जो सेगमेंट है, ये जो डार्क पोर्शन जो है, शेडेड पोर्शन जो है, वो है सेगमेंट। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल है, ये पूरा जो AOBC का पूरा एरिया निकाल के इस ट्राइंगल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले से आप लगाएंगे, जल्दी लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा वृत्त के बारे में, इस वीडियो में हमने वृत्त के बारे में देखा, त्रिज्यखंड के बारे में देखा, त्रिज्यखंड के बारे में देखा, वृत्तखंड के बारे में देखा, वृत्तखंड के बारे में देखा, और वृत्त से संबंधित परिभाषाएं देखी, वृत्त से संबंधित परिभाषाएं देखी, फॉर्मूलाज देखे, फॉर्मूलाज देखे। अभी मैंने बात नहीं की है अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। अर्धवृत्त का एरिया जस्ट आधा हो जाता है πr², का जो पूरे वृत्त का एरिया है उसी का आधा अर्धवृत्त का एरिया हो गया। तो नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में हम एक और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते रहिए, आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।